हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के सामाजिक जीवन के बारे में हम बात करेंगे। जैसा कि कल के वीडियो में मैंने आपको सिंधु घाटी सभ्यता की जो सामान्य जानकारी से मैंने आपको अवगत कराया था, इस बिंदु को हम आगे बढ़ाते हुए सिंधु घाटी सभ्यता की जो सामाजिक दशा थी उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के दो महत्वपूर्ण स्तर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, जिनके उत्खननों से यह प्रमाणित हो चुका है कि वैदिक सभ्यता के पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता अस्तित्व में थी और उसे ही प्राचीन होने का दर्जा दिया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता का जो मुख्य आधार है वो मुख्य आधार है पुरातात्विक स्रोत, अर्थात आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस से हम इस संस्कृति के विभिन्न पक्षों के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। रेडियो 14 C14 कार्बन विधि से इस संस्कृति का काल निर्धारण किया गया है। संस्कृति के अस्तित्व के संबंध में विभिन्न इतिहासकारों का अलग अलग मत है। उन्होंने इस संस्कृति को अलग अलग तिथियों से विभूषित किया है या उसका काल निर्धारण किया है। 3200 ईसा पूर्व से लेकर और 1750 ईसा पूर्व तक इस संस्कृति के अस्तित्व का प्रमाण हमें पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर प्राप्त होता है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो संस्कृति के मुख्य नगर थे, इनके व्यापक उत्खननों के पश्चात वैज्ञानिक तकनीक जो रेडियो C14 कार्बन विधि है उससे 2300 से लेकर 1750 BC ईसा पूर्व का जो समय है वो सिंधु घाटी सभ्यता का काल है। जो पुरातात्विक उत्खनन हुए उन उत्खननों में बड़े बड़े नगर, सुनियोजित नगर, सड़कें, मोहरे, मूर्तियां, बर्तन, मृदभांड, आभूषण और नरकंकाल और अन्य कई ऐसी महत्वपूर्ण जो पुरातात्विक सामग्रियां हैं उन सामग्रियों को एकत्रित करके, संग्रहित करके और पुरातत्वविदों ने सिंधु घाटी सभ्यता के विभिन्न पक्षों की जानकारी को हमारे सामने रखा है। सिंधु घाटी सभ्यता के जो निर्माता हैं वो निर्माता कौन थे? प्राप्त नरकंकालों के वैज्ञानिक परीक्षण के उपरांत जो इसके निर्माता थे उन निर्माताओं को 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहला प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड, दूसरा भूमध्य सागरीय, तीसरा मंगोलाइड और चौथा अल्पाइन। ये 4 प्रजाति के लोगों द्वारा या मानव द्वारा जो अस्थि अवशेष प्राप्त हुए हैं वो 4 प्रजाति के लोगों के अस्थि अवशेष हमें प्राप्त होते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट कि इन 4 वर्गों में से किस वर्ग के जो लोग थे जिनके द्वारा सिंधु सभ्यता का निर्माण किया गया या वो इनके निर्माता थे। तो भूमध्य सागरीय के विशेष में जो प्रजाति थी, भूमध्य सागरीय प्रजाति, उसके संदर्भ में सर्वाधिक मत मतांतरों का प्रचलन हमें दिखाई देता है। ये निर्माताओं के संबंध में हमने चर्चा की है। क्यों? क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी और इसके निर्माता और इसके सामाजिक स्वरूप के विभिन्न पक्षों पर अगर हम बात करेंगे तो हमें इन बिंदुओं का अध्ययन भी करना जरूरी है। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय का जो सिलेबस है उस सिलेबस में मैंने आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ आपको कि उसमें अति लघुतरात्मक प्रश्न, लघुतरात्मक प्रश्न और निबंधात्मक प्रश्न, इन प्रश्नों का जवाब आपको प्रश्न पत्र में देना होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वाधिक मान्य तिथि कौन सी है? तो यहाँ पर आप अगर उसका एक शब्दों में उत्तर देंगे तो वो एग्जैक्ट तिथि 2300 से 1750 BC ईसा पूर्व, ये सभ्यता अस्तित्व में थी। सिंधु सभ्यता के निर्माता कौन थे? तो आप इसमें अपना मत, जो 4 प्रजाति के जो अवशेष हैं मिले हैं हमें नरकंकालों के, उनके आधार पर इसको आप बता सकते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में जो सोशल कंडीशन थी, जो सामाजिक स्थिति थी या सामाजिक दशा थी, उस पर हम बात अगर करें तो सबसे पहले हमें उनके समाज का अध्ययन करना होगा।
और मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा क्यों, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी जो जानकारी के स्रोत हैं वो सब पुरातात्विक स्रोत हैं। किसी भी प्रकार का लिखित साक्ष्य हमें उपलब्ध नहीं होता और इसी कारण हमें पूरी तरह पुरातात्विक साक्ष्यों पर निर्भर रहते हुए इस संस्कृति की जानकारी को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इनके जो समाज का स्वरूप था, समाज में कितने वर्ग थे, समाज की व्यवस्थाएं कैसी थी, ये सब पर हम इस बिंदु में चर्चा करेंगे। सिंधु वासियों के समाज में 4 प्रकार के वर्ग थे। पहला वर्ग विद्वान वर्ग, दूसरा राजकीय अधिकारी का वर्ग, तीसरा वर्ग व्यापारिक वर्ग और चौथा श्रमिक वर्ग। ये 4 वर्ग सिंधु समाज में देखने को मिलते हैं। सिंधु समाज के जो लोग थे उनका जीवन जो था वो बिल्कुल शांतिपूर्ण उनका जीवन था। किसी प्रकार के समाज में कोई भी वर्ग भेद नहीं था और सब अपना अपना कार्य किया करते थे। तो सामाजिक स्वरूप पर हम बात करें तो सिंधु वासियों का या सिंधु सभ्यता के लोगों का सामाजिक जीवन का जो वर्ग था वो 4 कैटेगरीज में इनको डिवाइड किया गया था। मैं रिपीट कर रहा हूँ, पहला था विद्वान वर्ग, दूसरा था राजकीय अधिकारी, तीसरा था व्यापारिक वर्ग और चौथा था श्रमिक वर्ग। समाज में इन वर्गों को अलग अलग रूप से वर्गीकृत कर इनके कर्म भी निर्धारित थे। वो अलग अलग काम किया करते थे, छोटे मोटे लघु उद्योग धंधे वो लोग किया करते थे, जैसे बढ़ईगिरी का व्यवसाय, कुमारगिरी का व्यवसाय इत्यादि। हमें इन वर्गों के कार्यों में हमें उनके देखने को मिलते हैं। तो समाज का स्वरूप और वर्ग इस प्रकार सिंधु वासियों का था। दूसरा, हम सामाजिक दशा की बात करें तो उनका परिवार अर्थात उनकी फैमिली किस तरह की थी। समाज जो उनके समाज का मुख्य आधार था परिवार। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि परिवार से ही हम समाज का निर्माण विभिन्न सभ्यताओं में, चाहे वो वैदिक सभ्यता हो, चाहे वो सिंधु घाटी सभ्यता हो, उनका आधार परिवार हुआ करता है और परिवार से ही समाज का निर्माण होता है। ये आप जानते हैं। खुदाई के अंदर या उत्खनन में जो बहुसंख्यक नारी मूर्तियां हमें प्राप्त होती है, उनके आधार पर इतिहासकारों ने यह अनुमान लगाया है कि सिंधु समाज में जो मातृ सत्तात्मक पक्ष अर्थात माता का परिवार में प्रमुख स्थान दिखलाई देना या होना हमें संकेत करता है इस चीज के लिए। उनके परिवार में माता, पिता, भाई, बहन इत्यादि कई सदस्यों से परिवार का निर्माण होता दिखाई देता है। तो परिवार में मातृ सत्तात्मक व्यवस्था, यहाँ मैं आपको एक चीज बता दूं कि जहां हम वैदिक सभ्यता में हम पितृ सत्तात्मक पक्ष को देखते हैं, वहीं सिंधु घाटी सभ्यता में मातृ सत्तात्मक पक्ष हमें दिखलाई देता है। सामाजिक अवस्थाओं की हम बात करें तो तीसरा जो था वो समाज में नारी का स्थान। देखिए, हमारे भारतीय संस्कृति की अगर आपने पढ़ा है तो हम कहीं भी अगर नारी को सम्मान देते हैं तो हम यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, हमारे भारतीय संस्कृति की सबसे मुख्य विशेषता नारी को हमेशा सम्मान दिया गया है और उसकी हमेशा पूजा की गई है। कहा जाता है वैदिक जो मंत्र है, वैदिक धर्म के जो ग्रंथ है, उन ग्रंथों में नारी को पूज्य माना गया है और उसको सम्मान दिया गया है। हम वैदिकालीन स्थिति की अगर बात करें तो नारियों को शिक्षा का अधिकार था। वो पुरुषों के साथ में मिलकर और उनके साथ में धार्मिक कार्यक्रमों में भाग लिया करते थे। ये वैदिक समाज में हम नारी की स्थिति देखते हैं। इसके पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता में, संस्कृति में अगर नारियों की स्थिति जो बहुसंख्यक खुदाई के अंदर उत्खनन में जो नारी मूर्तियां मिली है, उनके आधार पर हम समाज में नारियों की एक अच्छी स्थिति का संकेत हमें दिखलाई देता है। नारी को हर क्षेत्र में सिंधु समाज में प्रमुखता थी। उन्हें समाज में, परिवार में अच्छा स्थान प्राप्त था। समाज में कुप्रथाओं का प्रचलन हम बात करें, जिससे भारतीय संस्कृति को, भारतीय समाज को कई प्रकार की कुप्रथाओं ने आज जो घेर रखा है। अगर हम इनका पूर्व आधार देखें या इनका पूर्व इतिहास देखें तो प्रारंभिक सिंधु समाज में इस प्रकार की कुप्रथा
प्रथाएं जैसे पर्दा प्रथा वगैरह इस प्रकार नहीं है। और वो प्रमाणित करती है क्योंकि खुदाई में जितनी भी मूर्तियां मिली है वो मूर्तियां जो है उनके ऊपर किसी प्रकार का आवरण नहीं है। आवरण से मेरा आशय है कि जैसे उनका चेहरा ढका हुआ नहीं है, वो मूर्तियां बिल्कुल उनको आप देख सकते हैं कि उसके ऊपर क्या उनकी भाव भंगिमा है। तो ये सब प्रमाण हमें इस ओर हमारा ध्यान आकर्षित करवाते हैं कि सिंधु समाज में जो नारी का स्थान था वो पूजनीय था। अगला जो सिंधु सभ्यता का जो सामाजिक आधार का बिंदु है, खाद्य सामग्री, अर्थात सिंधु समाज के जो लोग थे या सिंधुवासी थे वो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। क्यों? क्योंकि खुदाई के अंदर हमें कई प्रकार के ऐसे पुख्ता प्रमाण मिले हैं जिनके आधार पर हम उनके शाकाहारी और मांसाहारी होने का दावा कर सकते हैं। गेहूं, जौ, चावल, तिल इत्यादि खेती के रूप में वो इनको बोया करते थे और इनसे उपज प्राप्त किया करते थे। समाज में कई प्रकार के अन्य जैसे पशुओं का शिकार करना, खजूर, अनार, तरबूज इत्यादि फलों को वो उपजाते थे या उगाते थे। इस प्रकार सिंधु समाज में जो उनके जो चौथा बिंदु है खाद्य सामग्री, जो उनका खाद्य संग्रहण या खाद्य सामग्री की हम बात करें तो इस प्रकार सिंधुवासियों का जीवन शाकाहारी और मांसाहारी दोनों ही प्रकार का था। पशुपालन में जैसे गाय, भैंस, बैल, भेड़, बकरी इत्यादि सिंधुवासी पाला करते थे। और इसका पुरातात्विक आधार हमारे पास में जो प्राप्त जो खिलौने हैं जो हमें खुदाई के उत्खनन के दौरान मिले हैं वो इस ओर हमारा ध्यान आकर्षित करवाते हैं। सिंधु समाज में के अगले बिंदु पर जैसे वेशभूषा पर हम अगर बात करें तो स्त्रियां और पुरुष दोनों को पोशाक पहनने का, आभूषण पहनने का ये शौक था। ये प्रमाणित करता है कि जितनी भी खुदाई में जो मृण मूर्तियां मिली है उन मूर्तियों के अलंकरण, उनके वस्त्र, उनके केश निर्धारण इत्यादि पर अगर हम बात करें तो ये सब प्रमाणित वो चीजें करती है। नेक्स्ट अगला पॉइंट, आभूषण। सिंधुवासियों के सामाजिक जीवन में सबसे बड़ी बात हमें देखने को मिलती है कि वो इहलौकिक थे। उनका आमोद प्रमोद करना और अपने जीवन को शांतिपूर्ण तरीके से जीना उनका मुख्य ध्येय था। और ये सब चीजें, जितनी भी चीजें हैं, ये सब पुरातात्विक आधारों पर हम इन चीजों को कह सकते हैं। जैसे आभूषण है तो स्त्री और पुरुष दोनों को आभूषण पहनने का शौक था। सोने, चांदी, हाथीदार इत्यादि के आभूषण का प्रयोग वो करते थे। और कई प्रकार के जो महंगे पत्थर जिनको हम कह सकते हैं उनके भी आभूषणों के प्रमाण हमें पुरातात्विक आधार पर प्राप्त होते हैं। सिंधुवासियों का जो सामाजिक जीवन था उसमें आमोद प्रमोद और मनोरंजन के क्या संसाधन थे। उत्खनन में, खुदाई में बहुसंख्यक मात्रा में खिलौने प्राप्त हुए हैं, मिट्टी की मूर्तियां प्राप्त हुई है जैसे गुड़िया, झुंझुने इत्यादि कई सारे अवशेष, पुरातात्विक अवशेष जो उनके आमोद प्रिय प्रमोद होने के भी संसाधन हमें दिखलाई देते हैं। सिंधुवासियों के सामाजिक जीवन में जो आमोद प्रमोद की अगर हम बात को आगे बढ़ाते हैं तो उसमें हमें पता चलता है कि जैसे मुर्गे का पालन करना, पशु पक्षियों की लड़ाई करवाना, शतरंज, पासा इत्यादि खेलकर वो आमोद प्रमोद किया करते थे। अगला पॉइंट जो सामाजिक आधार का है वो है शिक्षा। उत्खनन में बहुसंख्यक मात्राओं में खिलौनों का प्राप्त होना हमें बाल शिक्षा के साधनों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करवाता है। इसके प्रमाण क्या है? जैसे बहुसंख्यक मात्रा में तख्तियां मिली हैं, उन तख्तियों पर जो सिंधु लिपि लिखी गई है और वो तख्तियां चमड़ा, वृक्ष की खाल, मिट्टी एवं लकड़ी की बनी होती थी जो हमें सुनियोजित भवनों में या उनके जहाँ सभ्यता संस्कृति के जो स्थल है वहाँ से हमें प्राप्त होती है। इस प्रकार हमें सिंधुवासियों की अगर हम शिक्षा की बात करें या उनके बौद्धिक स्तर की बात करें तो कई ऐसे ज्यामितीय प्रमाण मिले हैं। जैसे सिंधु नगरों का जो नगर जो उनकी योजना थी
जो नगर जो उनकी कला थी वो प्रमाणित करती है कि वो गणित के ज्यामितीय सिद्धांतों से भी उनका वास्ता था, वो उनकी जानकारी रखते थे। अगला जो बिंदु है वो है लिपि। यहाँ पर मैं थोड़ा विशेष आपको ध्यान, क्योंकि मैंने आपको कल के वीडियो में एक चीज बताई थी कि सिंधु लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है, और जब इस लिपि को पढ़ लिया जाएगा तो शायद हो सकता है इस प्राचीन संस्कृति के बारे में कई ऐसे पुरातात्विक और रोचक महत्वपूर्ण जानकारी के सिद्धांत या कोई हमारे सामने आए जो हमें एक नई दिशा दे। जितने भी पिक्टोग्राफ सिंधु लिपि में प्राप्त हुए हैं, कुल 400 अक्षर प्राप्त हुए हैं, और इनकी लिपि को चित्राक्षर लिपि कहा जाता है। ये लिपि संभवतः विश्व की अन्य जो संस्कृतियां थी, सुमेर की संस्कृति थी, मिस्र की संस्कृति थी, बेबीलोन की सभ्यता थी, तो उनके समरूप, उन संस्कृतियों के समरूप ये चित्राक्षर लिपि थी। जब इस प्राचीन लिपि पर आज भी निरंतर अनुसंधान चल रहा है, और अगर जिस दिन इस लिपि को पढ़ लिया गया या अनुसंधान में इतिहासकारों ने सफलता प्राप्त कर ली, तो हो सकता है इस संस्कृति के बारे में कई ऐसे प्रमाण हमें आगे चलकर मिल सकते हैं। तो मैंने उप बिंदुओं पर आपका ध्यान दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ। सिंधु घाटी सभ्यता के जो सामाजिक जीवन थे, उन जीवन के विविध पक्षों पर, जैसे उनके समाज का स्वरूप, परिवार, समाज में नारी का सम्मान या नारी की स्थिति, खाद्य सामग्री, वेशभूषा, आमोद प्रमोद के साधन और शिक्षा और लिपि, इन बिंदुओं के अंतर्गत हमने इस सभ्यता को जानने का प्रयास किया है। मुझे उम्मीद है कि आपने इस वीडियो के द्वारा जिस जानकारी से मैं आपको अवगत करा रहा हूँ, उस जानकारी से आप लाभान्वित होकर इस सभ्यता के विविध पक्षों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अगले वीडियो में या इस टॉपिक को हम कल के वीडियो में बढ़ाएंगे, तो उसमें हम सिंधु घाटी सभ्यता के धार्मिक जीवन पर बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत।